तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एमएस वर्ड तो अपन ने सीख लिया, ठीक है, उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में क्या काम होता है? एमएस एक्सेल में काम होता है बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, डाटाबेस वगैरह तैयार करना। अभी रिपोर्ट्स, ये डाटाबेस क्या होते हैं? देखो भाई, मेरे इंस्टीट्यूशन में जो भी विद्यार्थी टीचिंग करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनका मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड्स वगैरह, डेटा वगैरह मेंटेन करके रखता हूँ कि भाई कौन सा स्टूडेंट किस बैच में आता है ना, और उसका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, कब ज्वाइनिंग करी, फीस डिटेल वगैरह, है ना, सारी किस्तें वगैरह मैं मेंटेन करके रखता हूँ। तो एक तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि मेरे को किससे कब कोर्स किसी का खत्म हो रहा है, किससे कितनी पेमेंट ड्यू रहेगी, तो उससे रिलेटेड मैं सारी रिपोर्ट एमएस एक्सेल में बना के रखता हूँ। दूसरा एमएस एक्सेल में और क्या काम होता है? मंथली बजट वगैरह बनाना। अब जैसे अपने अपने घर का भी बता सकते हैं ना कि भाई इस महीने हमने इतना खर्चा कर दिया फूड में, मिल्क वगैरह में, वेजिटेबल्स वगैरह में, अदर एक्सपेंसेस में, ये हमने खर्चे कर दिए, तो बजट मेंटेन करके रख सकते हैं। और तीसरा अटेंडेंस रजिस्टर, कि भी कौन सा विद्यार्थी किन तारीख को आया, कौन से दिन में आया, कौन से दिन में नहीं आया, है ना, तो वो भी हम एमएस एक्सेल में बनाते हैं। जैसे एक तरीके से हो गया बिलिंग वगैरह, बिल वगैरह बनाते हैं ना अपने बिजनेस में, जो ऑनलाइन अपन जैसे वो माल खरीदा, कितने का खरीदा, क्वांटिटी वगैरह, रेट वगैरह, ये सब मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो सब हम सारा काम एक्सेल में ही होता है। तो एक्सेल में काम होता है सारा कैलकुलेशन का, फंक्शंस वगैरह का, लॉजिकल, अल्फाबेटिकल लॉजिकल फंक्शन होते हैं उसके अंदर, मैथमेटिकल, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये हमारे पास एक लोगो है ना, आइकन, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ब्लैंक वर्कबुक को खोल लेंगे। अब एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है ना, उसको अपन बोलते हैं शीट या वर्कशीट, और एमएस वर्ड की फाइल को बोलते हैं अपन डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रखना, एमएस वर्ड जो है वो होता है डॉक्यूमेंट, और एमएस एक्सेल की फाइल होती है वर्कशीट या वर्कबुक, ठीक है। अब अपन ने क्या करा था, जब अपन ने एमएस वर्ड सीखा था, टेबल सीखी थी। टेबल किन दो चीजों से मिलकर बनती है? कॉलम और रो से। कॉलम और रो से टेबल बनती है ना, ठीक है। वैसे ही एमएस एक्सेल में क्या होता है ना, एमएस एक्सेल में भी क्या होते हैं? कॉलम और रोज होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि भाई तुम्हें ये दिख रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट ABCDE अब दिख रहे हैं, ये तो होते हैं कॉलम्स, और अगर ऊपर से नीचे जाऊं मैं, ये होते हैं हमारे रो। यही बताया था मैंने, ठीक है ना। एमएस एक्सेल में क्या होता है ना, कॉलम और रो की संख्या भी होती है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं। कैसे पता करेंगे? कंट्रोल के साथ अगर तुम डाउन एरो दबाओगे, नेविगेशन पैनल पे नीचे होता है ना डाउन एरो, तो देखो यहां पे आ रहा है 10,48,576, मतलब ये रो संख्या होती है। मतलब 10,48,576 में अगर सीरियल बनाऊं, एक बंदे का नाम रिकॉर्ड करूं, एंटर करूं डेटा एंट्री, तो 10,48,000 लोगों की एंट्री कर सकता हूं मैं एक सीट में। और अगर मैं लेफ्ट से राइट जाना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ राइट की प्रेस करेंगे, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, XFD, ये लास्ट होता है इसका कॉलम नंबर। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कॉलम नंबर, लास्ट कॉलम नंबर कौन सा है, तो XFD होता है, और रो नंबर 10,48,576। समझ में आ गई मेरी बात क्या? तो ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। अब क्या होता है ना, एमएस एक्सेल की जो मैक्सिमम जूम की जो सीमा होती है, देखो इसको यहां से यहां लेके जाओ, कितनी होती है? 400 मैक्सिमम जूम, और मिनिमम कितनी होती है? 10, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना है, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या होता है ना, जो बाय डिफॉल्ट जो शीट होती है 2019 है, ये सॉफ्टवेयर जो है एमएस एक्सेल का 2019 का है, ठीक है। इससे पहले भी 2013 भी आ गया, 2016, 2010, 2007 बहुत चले हैं। तो जो अपन लेटेस्ट यूज कर रहे हैं वो 2019 का वर्जन कर रहे हैं। तो 2019 में क्या है ना, यहाँ पे देखो शीट 1 एक ही लिखा हुआ है, बट 2010 का वर्जन जो था उसमें क्या था ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट बाय डिफॉल्ट आती थी इसमें, ठीक है ना। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन आ रहा है, और क्या लिखा हुआ है? न्यू शीट, है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है? न्यू शीट लिखा हुआ है। तो मतलब इसको मैं यहां से क्लिक कर करके 256 तक मैं यहां पे शीट लेके जा सकता हूं। मतलब हर एक शीट में 10,48,576 रोज और XFD यानी लगभग 16,500 कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन एक कॉपी बाजार में बाय करते हैं या कोई रजिस्टर बाय करते हैं, तो कहते हैं ना भी 200 पेज की मेरे को एक रजिस्टर दे दो, कॉपी दे दो, कहते हैं ना, वही सेम है इसमें। इसके 256 पेज मान के चलो तुम एक तरीके से, ठीक है। तो ये शीट 1 है। तो अगर तुम्हारा काम अगर एक शीट में कंप्लीट हो जाए और नई फाइल में से नई शीट दूं, तो तुम्हें क्या आना है? 2 नंबर शीट पे आना है। अगर वो फाइल कंप्लीट हो जाए तो 3 नंबर शीट पे आना है। ऐसे नहीं है कि सारा काम तुम्हें एक ही शीट पे करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं होता ऐसा। कर सकते हो बट कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई फाइल डिफरेंट है उससे तो तुम्हें दूसरी शीट ही लेनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया।
अब आ जाता है कि एमएस एक्सेल में क्या होता है ना, हर कॉलम और हर रो का क्या होता है ना, एक एड्रेस होता है। मतलब कि अब जैसे ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स का एड्रेस अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसका एड्रेस है बी कॉलम और 2 नंबर रो, यानी कि ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, B2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, B2 कहलाएगा ये, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा D3। मतलब यहां से ऊपर जाओ और यहां से लेफ्ट में जाओ, तो ये हो गया D3। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि एमएस एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन एड्रेस के बेस पे होती है, बिना एड्रेस के कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेल एड्रेस। अब तुम इस बॉक्स को बड़ा भी कर सकते हो, जैसे अपन टेबल में यूं इस तरीके से बड़ा करते थे ना, रो और कॉलम की हाइट और विड्थ तुम बढ़ाते ही थे, है ना, ऐसे ही तुम इसको भी बढ़ा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आ जाता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। मतलब तुमने क्या फॉर्मूला लगाया, तुम्हें मान लो कोई रिजल्ट मिला, तो वो रिजल्ट क्या लगाने पे मिला तुम्हें, किन 2 वैल्यूज को, किन 2 संख्याओं को तुम्हें कैलकुलेट कराने पे रिजल्ट मिला, वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो होता है। ये होता है हमारा नेम बॉक्स, कि तुम अभी किस बॉक्स में खड़े हो, उस बॉक्स का क्या कॉलम और क्या नंबर है, रो नंबर है, ठीक है ना। बाकी बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन तो वही है ना। कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है, वो आ जाता है हमारा, एक तो ये रैप टेक्स्ट, एक आ जाता है मर्ज एंड सेंटर, दूसरा आ जाता है ये टेक्स्ट डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। ये बता देता हूं, जैसे भी मान लो मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, जो नाम तुमने लिख दिया ना, तो ये जो कर्सर आ रहा है ना, इस कर्सर से तुम्हें एक बार बाहर आना है, बॉक्स से बाहर आने के बाद फिर दोबारा यहां आना है, और यहां से तुम्हें जो भी डायरेक्शन देना है, यहां से डायरेक्शन दे देना इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है ना। और अगर इसको दोबारा सीधा करना है पहले जैसा, तो दोबारा जो तुमने लास्ट टाइम जिस पे क्लिक किया था ना, उसी पे दोबारा क्लिक कर दो, तो ही वो सीधा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है दोबारा एकदम स्ट्रेट करने का। जिससे तुमने मान लो तुमने एक बार ये ले लिया एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये लिया ना, तो इसे तिरछा हो गया। अब दोबारा सीधा करने के लिए तुम्हें इसी पे ही दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होने वाला किसी और ऑप्शन से, ठीक है। फिर आ जाता है अपना रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि भाई अब जैसे अभी स्टूडेंट नेम है ना, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट और नेम एक ही कॉलम में एक के नीचे आए, हमारी स्टूडेंट आए, फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ जाए, नेम लिखा हुआ जाए, है ना। जैसे भी यहां पे भी देखो एग्जांपल दे रखा है कि भाई यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले क्या था, लंबा था, स्ट्रेट था, एकदम सीधा था ना। जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक हुआ तो वो कैसा हो गया, वो कैसे हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऊपर, एक्सेल नीचे, 1 नंबर कॉलम में, 1 में, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। तो क्या करा, इस पे क्लिक करा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करा। अब इसको यहां से क्या करोगे, जहां से तुम्हें तोड़ना है बीच में से, उतना छोटा कर दो, और 2 नंबर को क्या करोगे फिर बड़ा। पहले विड्थ कम करनी है, फिर हाइट कम करनी है, फिर ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लो यहां पे लिखा मैंने फादर ने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पे क्लिक करा और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, हो गया अपने आप। अगर पहले से विड्थ कम है ना, तो अपने आप हो जाएगा ये। अगर ये पहले से मान लो ये लंबा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी विड्थ दोबारा कम करनी पड़ेगी, फिर अगर हाइट कम है तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। मर्ज एंड सेंटर, टेबल में मर्ज का यूज किया ही था तुमने, 2 या 2 से ज्यादा बॉक्स को अगर हमें एक करना हो तो वो मर्ज का यूज होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो मेरे को A1, B1, C1 से लेकर E1 तक मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है। तो सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन तीर पे आए और मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ये मर्ज हो गया। और अगर अनमर्ज करना है तो दोबारा यहां आए और अनमर्ज सेल कर दिया, ठीक है। ये तो सेम चीजें जो उसमें थे, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट अपना कि भी जो बॉर्डर की बात आती है। यहाँ पे देखो ये क्या है, बॉर्डर वगैरह दे रखे हैं। मेरे को क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक मेरे को इतना ही बॉर्डर देना है मान लो। तो यहां आके मैंने क्या करा, और बॉर्डर कर दिया, आगे ना लाइनिंग आ गई, हमें अब इजी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लाइनिंग वगैरह विजिबल हो रही है ना। और ये प्रिंट भी होगी, ध्यान रखना प्रिंट के साथ, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किया, सेंटर में लिया है, बोल्ड कर दिया, कोई भी बैकग्राउंड कलर दे दिया इसके पीछे का, ठीक है। और यहां से टेक्स्ट का कलर दे दिया, अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट का कलर भी अगर तुम्हें इनमें से चूज करना है तो तुम यहां से टेक्स्ट का कलर भी चूज कर सकती हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल चीज। अब नेक्स्ट शीट पे आके मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन हमें कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने कोई 2 संख्या लिखी, यहां पे लिख दी, ठीक है। एक तो लिखा है मैंने B4 में, लिखा है मैंने B5 में। तो अब मेरे को क्या करना है, रिजल्ट चाहिए, दोनों को ऐड करवाना है, ठीक है ना। तो MS एक्सेल में क्या होता है,
कोई भी अगर हम कोई फंक्शन या फॉर्मूला या कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो हमें इज इक्वल टू का साइन यानी बराबर का साइन हमें लगाना पड़ेगा पहले। बिना इज इक्वल टू के साइन के कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, वो एज इट इज वही प्रिंट होकर आ जाएगा फिर जो तुमने लिखा था। ठीक है ना। तो रिजल्ट तुम्हें कहां चाहिए वहां क्लिक करना है। और ऐसा नहीं कि रिजल्ट तुम सिर्फ इसी के नीचे ले सकते हो, ओवरऑल शीट में कहीं पे भी तुम रिजल्ट ले सकते हो, बट तुम्हें एड्रेस पता होना चाहिए बस। जैसे अब कोई जैसे अपन किसी को डाक भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं, स्पीड पोस्ट भेजते हैं, कोई मेल मैसेज वगैरह करते हैं, तो एड्रेस तो होता ही है ना। बिना एड्रेस की क्या कोई चीज घर में दुकान पे किसी के पास पहुंचती है? नहीं पहुंचती। वही सेम चीज है, इसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। एड्रेस सही है तो कैलकुलेशन भी सही है। ठीक है ना। तो क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाया है। अब क्या करना है, 65 का एड्रेस क्या है, B4 लिख के देखो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, मतलब हमने सही ढंग से एड्रेस सेलेक्ट किया है। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। और इसका क्या एड्रेस है, ये अगर ये B4 है तो ये B5 हुआ फिर, है ना, B5। तो इसका कलर अलग दे दिया इसने, है ना। अब एंटर प्रेस कर दो, हो गया 90 आ गया। ऐसे अगर मेरे को मान लो सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो बराबर B4 माइनस B5, एंटर, ये सब्सट्रैक्ट हो गया। डिवाइड करना है, बराबर B4 भाग B5, डिवाइड हो गया है। मल्टीप्लाई करना है, B4 मल्टीप्लाई B5। ये स्टार का साइन जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई का होता है, और ये जो स्लैश है ये सब्सट्रैक्ट का होता है, डिवाइड का होता है, भाग देने वाला। ठीक है। ये सबका आगे रिजल्ट यहां लिख लो, ऐड सब्सट्रैक्ट, ठीक है, डिवाइड, है ना, और ये हो गया मल्टीप्लाई। आ गया ना। बस सबका अलग अलग हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं इनमें देखो इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू चेंज करूंगा ना, यहां लिख देता हूं मैं वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है। इनको मैं क्या करता हूं, छोटा सा टेबल दे देता हूं। ठीक है। इनको कर देता हूं मैं कलर बोल्ड, हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू चेंज करूंगा ना तो देखना ये सब चेंज होंगे। मैंने कर दिया 96, सारी वैल्यू चेंज हो रही है, 44 सब चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने इन सब में इन दोनों का एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ना कि वैल्यू। वैल्यू मेंशन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जैसे भी यहां पे मैंने लिख दिया 96 प्लस 44, ये तो सही है, रिजल्ट तो देखो फिर भी आएगा, है ना। 96 माइनस 44 सेम आ रहा है, 96 भाग 44, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। अब अगर देखो मैं इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज कर दूं तो ये तो चेंज हो गई, हो गई ना चारों, ये तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने इनके अंदर पर्सनली इसके अंदर जाके मैंने वो वैल्यू डाल दी, वो फिक्स हो गई। इसका मतलब वो वैल्यू फिक्स है, तो ये तो लिंक है ही नहीं इन दोनों से, ये चारों इन दोनों से तो लिंक है ही नहीं। तो लिंक नहीं है तो ये चारों चेंज होंगे कहां से, सिर्फ यही चेंज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लिंक है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एड्रेस पे काम करना है, ना कि वैल्यूज पे। समझ में आ रही मेरी बात क्या, ये छोटी सी कैलकुलेशन समझ में आ गई। ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट कि भाई कोई संख्या दी हुई है, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो उसने क्या किया है, उसने मार्क्स गेन करें। ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया हिंदी, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट में लेके चल रहा हूं। उसका मैंने निकाल दिया टोटल, और यहां मेरे को निकालना उसका परसेंटेज। तो मैंने कोई भी वैल्यू डाली, ठीक है, और यहां मेरे को टोटल निकालना है। तो बराबर 65 का एड्रेस क्या है, B3 प्लस इसका C3 प्लस इसका D3 प्लस। अब आगे प्लस नहीं लगाना क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सी स्टूडेंट आगे प्लस लगा देते हैं, लगाना ही नहीं, कोई है ही नहीं, लगाओगे क्या, है ना। एंटर प्रेस कर दो। तो इन तीनों का आ गया 215। अब आ जाता है कि परसेंटेज बताओ कि इस बंदे के परसेंट कितने आए हैं, मतलब 300 में से 215 नंबर आया है। 215 300 के कितना परसेंट होता है ये बताना है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जहां पे हमें रिजल्ट चाहिए, परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो अब हमें 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, मतलब वहां क्लिक कर दिया तो बराबर 215 का एड्रेस E3, है ना, डिवाइडेड बाय 300 भाग 300, यही है। 3 सब्जेक्ट है तो 300 ही लेंगे। एंटर, ये आ गया 72%। प्रतिशत यू ही निकलेगा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ 72 क्या पूरा है क्या कम है वो भी देखना हो तो क्लिक करा, और यहाँ देखो ये क्या आ रहा है,
इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव अगर हमें बढ़ाने हो, यहां तो कोई 72 के बाद कोई डेसिमल ही नहीं है, तो अब पता करना है ना कि 72 है कितना है, 72 है तो 71.85 तो नहीं है कल को, यहाँ 71.65 कुछ भी हो सकता है ना, तो 2 बार बढ़ा लो, अब देख 71.67 मतलब 71.67 मतलब 72 हो गया एक तरीके से। अगर कोई वैल्यू पॉइंट से ऊपर जाती है, यानी पॉइंट 50 से ऊपर जाती है, तो अपन अगली वाली वैल्यू ले लेते हैं राउंड ऑफ में, है ना, यही होता है ना। अगर यहाँ पे मान लो 71.20 होता है ना, तो इसको 71 ही दिखाता है ये, समझ में आ रही मेरी बात। 50 से ऊपर है तो 50 से ऊपर अगर मान लो 51 भी है ना, तो उसको अगले वैल्यू पे ले लेगा वो। हम भी रहते हैं। हाँ बस अपन लेते हैं ना, क्लास टेस्ट होता है तो अपन मार्क तो इतना आया भाई 10 में 8.5 आया, मतलब 9 आया है, यही होता था ना। तो ये सीन है, ठीक है। तो ये अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर तुम्हें कोई कह दे कि भाई अगर कोई वैल्यू है, मान लो कोई वैल्यू है 5 लाख, और वो कह रहा है कि 5 लाख का तुम्हें 12.5% निकाल के बताना है। 5 लाख का 12.5% कितना होता है बताओ भाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, बराबर 5 लाख का एड्रेस है B2, अब मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमें डिवाइड करना है, समझ में नहीं आता है। देखो डिवाइड कब करना होता है, डिवाइड जब करना होता है जब हमें कोई वैल्यू परसेंट में चाहिए हो, और मल्टीप्लाई जब करना होता है जब हमें कोई वैल्यू में चाहिए हो, परसेंट में दी हुई हो और वैल्यू में चाहिए हो। वेरी नाइस। बट उसमें तो कोई परसेंटेज दे नहीं रखा था, तो हमें उसको परसेंटेज में निकालना पड़ा, वैल्यू दे रखी थी, ये परसेंटेज में, अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करना होता है। भाग मत दे देना, गलत हो जाएगा सारा काम, ठीक है ना। तो B2 मल्टीप्लाई बाय C2, ये लो कितना होता है, 62,500 होता है 5 लाख का 12.5%। समझ में आ गई चीजें ये, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, फिलहाल आज की डेट में तुम्हें ये सब करनी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है। तुम चाहो तो बिल बना सकते हो, बिल कैसे बना सकते हो नेक्स्ट शीट पे देख लेते हैं। जैसे भी मान लो यहां लिख लिया आइटम नेम, यहां लिख लिया क्वांटिटी, यहां लिख लिया रेट, यहां लिख लिया अमाउंट, ठीक है। अब आइटम नेम कुछ भी ले सकते हो, लिख लिया मैंने जैसे कीबोर्ड 10 पीस खरीदे 210 रुपए के हिसाब से, अब बताओ कितना होगा। तो क्या करना है, C3 मल्टीप्लाई बाय D3। भाई कोई भी चीज है अगर हम बाजार से मार्केट से खरीद के लाते हैं तो मल्टीप्लाई तो करते हैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा ना, मल्टीप्लाई ही होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पता ही नहीं होता उसको करना क्या है। नॉर्मल डेली रूटीन में ये चीजें अपन करते ही आए हैं, समझ में आ रही है ना। तो कोई चीज 10 क्वांटिटी की है और रेट 210 है तो मल्टीप्लाई होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। तो एकदम मतलब 2100 रुपए बनते हैं। ऐसे माउस 10 पीस, ठीक है ना, 180 रुपए, तो वही सेम चीज है। C4 मल्टीप्लाई D4। तो फिर क्या करना है, तुम्हें इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, यहां से बॉर्डर दे देना है, यहां सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है, कलर दे देना जो भी तुम्हें पसंद आए, ठीक है। और यहां क्या करना है, तुम्हें लिखना है टोटल, ठीक है। अब क्वांटिटी का टोटल निकाल लो, क्या ये C3 प्लस C4, तो टोटल 20 पीस खरीदे। अब यहां पे इसका निकाल लो सम, यहां सम करके भी निकाल सकते हो, वो सम का फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। अभी एक बार ये करना है E3 प्लस E4, तो 20 पीस है, टोटल वैल्यू कितनी बड़ी इनवॉइसिंग की, 3900 रुपए। ये यहाँ पे बंदे का नाम लिख दो मर्ज करके, बस ये बन गया हमारा छोटा सा इनवॉइस। बाकी बनते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, बट एक बार नॉर्मल मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पे तुम सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, SR सीरियल नंबर 1 2, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट किया, बॉर्डर दे दिया। सीरियल नंबर भी बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे सीरियल नंबर है, यहाँ पे तो कलर वगैरह सब दे रखे हैं, तो क्या मैं दोबारा वही प्रोसीजर दोबारा करूं, इतना मैं चाहता हूं कि भाई जो कुछ मैंने इनमें अप्लाई किया है वो तुरंत इनमें आ जाए। तो क्या करूंगा, जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट किया, और यहाँ देखो ब्रश आ रहा है, इस पे क्लिक करा और ये ब्रश यहाँ से क्लिक कर लिया। MS वर्ड में बताया था मैंने, बताया था ना, फॉर्मेट पेंटर का यूज, ठीक है। तो ये हो गया, बस सिंपल। हाँ मैंने क्या करा, जैसे इस पे क्लिक करा, मेरे को ये फॉर्म इसकी यानी क्वांटिटी वाली के अंदर जो मैंने फॉर्मेटिंग करी है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, तो इसका मतलब ये जो इसकी अंदर फॉर्मेटिंग थी वो कॉपी हो गई है। अब तुम इसमें करना चाहते हो ना, इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लो, वो एज इट इज वैसी हो जाएगी जैसे ऊपर वाला था, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो करो उसको।